कि जितनी ताकत, जितना दिमाग आप इन सब चीज़ों में लगाते हैं, उसका 10% भी अगर आप एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद इस प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आह्वान दिया है। आपका भी शायद एक साथ रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? किसी भी प्रकार का आम आदमी पार्टी के साथ मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है। इतने लाखों की संख्या में इतने कम सीटों के लिए बच्चे एग्जाम्स देते हैं। बेयर मिनिमम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस देश की सरकारी परीक्षाएं कम से कम ठीक से कराई जाए। 2005 से लेकर 2026 तक हमने जितने डॉक्यूमेंट किए हैं, लगभग 220 एग्जाम फ्रॉड के केसेस हैं। इस तरह के फ्रॉड बिना पॉलिटिकल या हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबल ही नहीं है। आपने फिर से उस कंपनी को टेंडर दिया जिसने पूरा का पूरा इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। Every minister in this government, in this country is answerable to the people of this country. धर्मेंद्र प्रधान in his capacity as the education minister has completely failed. आज पता पड़ रहा है कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ था और 2026 में भी पेपर लीक हो रहा है। सेम पेपर 3 साल लगातार लीक हो रहा है। कितने लोगों को सजा मिली? दिस इज द सेम कंट्री जिसके बच्चे बाहर निकलकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, गूगल के सीईओ बने हैं, ट्विटर के सीईओ थे। पटना हाई कोर्ट ने जो एलिजिड मास्टरमाइंड था उसको ये कहते हुए बेल दी कि द सीबीआई फेल्ड टू प्रोड्यूस द चार्जशीट इन रिक्वायर्ड 90 डेज। ये सरकारी जॉब्स के लिए एक तो आपको क्यों लगता है कि देश में बच्चे इतनी भारी तादाद में आज भी इतनी पुरजोर मेहनत करते हैं और पूरी कोशिशें लगा देते हैं? ऑप्शन क्या है और कहाँ से आएंगी नौकरियाँ? प्राइवेट जॉब नहीं, कौन ला रहे हैं नौकरियाँ? क्या स्किल सिखा रहे हो आप बच्चों को? हमारे आप स्कूल्स की हालत देखिए। क्या ये कितने बच्चों को नौकरी बीजेपी की सरकार में ही हुई है या आपको लग रहा है सरकार दर सरकार जो भी पार्टी आई है ये सड़न होता रहा है? ये एक सिस्टमिक इश्यू है, ये सालों से चला आ रहा है। जैसे ये डेटा बता रहा है कि 2015 के बाद इस देश में एग्जाम फ्रॉड के केसेस डबल हुए हैं। ये नरेटिव नहीं है, ये डेटा है। तो आप लोग को ऐसे में कैसे उम्मीद हो रही है कि आपके प्रेशर तले धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन हो जाएगा? Is that the value that we are giving to the youth of this country, to the children of this country? Is this what he wants to say? हमारे खुद के बच्चे तो अमेरिकन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, पर एंटी नेशनल हम हैं, पाकिस्तानी हम हैं। क्यों हैं हम? क्योंकि हम इनसे सवाल कर रहे हैं। कल इस वक्त तक शायद आप डिटेन्ड हो गए हों। सोशल मीडिया पर तो जुड़ना, कैंपेन करना फिर भी आसान होता है, लोग जुड़ जाते हैं। एआई होते हैं, कुछ बॉट्स होते हैं। इनमें से कितने लोग आपको लगता है सही मायनों में मोबिलाइज हो पाएंगे ग्राउंड पर? The voiceless who don't have any voices, the helpless the hopeless who don't have any hope, they will stand up and that is why we are confident that we'll succeed. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज शुक्रवार का दिन है और कल शनिवार, यानी वो दिन जब अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि वो भारत वापस आ रहे हैं बॉस्टन से। अब इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि अगर वो वापस आते भी हैं एयरपोर्ट से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आह्वान दिया है। हम आपको कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं से मिलवा चुके हैं, सौरभ दास से और साथ ही विजेता दहिया से। तो आज हमारे साथ हैं तीसरे कॉकरोच जो उनके प्रवक्ताओं की सूची में शामिल हैं, आशुतोष रांका। और आशुतोष के बारे में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स से जो है इनका शिक्षा का नाता रहा और धुआंधार पारी इन्होंने खेली उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। हालांकि ये बिल्कुल अनाड़ी तो है नहीं पॉलिटिक्स की दुनिया में। आपका भी शायद एक साथ रहा है आम आदमी पार्टी के साथ कुछ वक्त? जी हाँ, मैं कुछ समय तक पार्टी के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स कॉकरोच जनता पार्टी को मिला है, जिस तरह की फोकस हम लोगों पर है, एक बहुत बड़े मूवमेंट के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम कर सकें अपने लेवल पर उतना अच्छे से, उतना सिंपल फॉर्म में हम जो हमारे देश के युवा हैं उनकी आवाज़ रख सकें। तो आशुतोष, मैं वो आम आदमी पार्टी कनेक्शन पर चूंकि लोगों के तमाम सवाल हैं वो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। हम राजस्थान से आपका नाता है जी। और आप LSE भी गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए, IIT गए। आप हमेशा क्या वो फ्रंट बेंचर वाले स्टूडेंट थे? यस मैम, यस मैम, आई नो द आंसर्स मैम। नहीं, मैं मतलब फ्रंट बेंचर तो डेफिनेटली नहीं था, लेकिन
जैसा कि इस देश में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ का रहता है कि एजुकेशन इज़ आवर ओनली वे आउट, राइट। मेरे फादर 18 साल की उम्र से नौकरी में लग गए थे। मेरी बुआ को कैंसर था, उन्हें अपनी सीए की तैयारी बीच में छोड़नी पड़ी। तो ये स्ट्रगल्ड ऑल इज़ लाइफ। तो उनके लिए, मेरी मदर के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट था कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। अब पढ़ाई में मैं ठीक था और कई सारे मेरे आसपास के लोग थे जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया था, तो हमें लगता था कि शायद आईआईटी ही वो ज़रिया होगा हमारे लिए बाहर निकलने का, हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ने का। तो उसी रास्ते पर हम चलते गए। आईआईटी क्लियर हुआ, आईआईटी में गए, वहाँ से जॉब में गए, जॉब से फिर मास्टर्स में गए। बट एक बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो ड्रीम्स होती हैं, जो एस्पिरेशंस होती हैं, मेरी भी एग्जैक्टली वही ड्रीम्स थी, वही एस्पिरेशंस थी। मतलब अगर लोगों को लग रहा हो कि आप बहुत प्रिविलेज्ड रिच बैकग्राउंड से हैं और तो वो भ्रांति है उनकी। देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स पे देखूं, जिस देश में 80 करोड़ लोग आज भी फ्री राशन पर जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं प्रिविलेज्ड हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रिविलेज्ड हूँ। और मैं इस चीज़ से भागना भी नहीं चाहता। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरे परिवार ने भी अपने अपने लेवल पे चीज़ें में स्ट्रगल किया है। तो मैं ना खुद को प्रिविलेज्ड बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा कि मैं अंडर प्रिविलेज्ड हूँ। मैं शायद जो इस देश का मीडियन है, मीडियन मिडिल क्लास है, जो एवरेज इस देश का एक आम आदमी है, मैं उस फैमिली का हिस्सा रहा हूँ। ना ज़्यादा मिला है, ना कम मिला है। तो ये जब आपकी ग्रोइंग अप ईयर्स में, कॉलेज में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के दिनों में, क्या आपके आसपास ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लगातार नीट जैसे परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में? बिल्कुल, मतलब जैसा मैंने बोला, इस देश में आवर ओनली वे आउट हैज़ बीन इन एजुकेशन। एंड एजुकेशन में भी देर इज़ ओनली वन थिंग आउट फॉर अस, विच इज़ दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स। या तो फॉर सेलेक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक दी आईआईटीज़ और दी एम्स, या फिर एक सरकारी नौकरी। यही दो रास्ते हैं, और उन दो रास्तों का ज़रिया हमेशा से इस देश में सरकारी एग्ज़ाम्स रहा है। इतने लाखों की संख्या में इतने कम सीटों के लिए बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं। जैसे मेरे समय पे मुझे याद है कि लगभग 2 या 3 लाख बच्चों ने जेई एडवांस दिया था, जो कि फाइनल स्टेप होता है। उसमें से शायद 15 या 16 हज़ार बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। 20 लाख बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। फाइनली इस देश में सिर्फ 100 आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। तो जब आप उस स्केल पे compete कर रहे हैं, जब आपके पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी लिमिटेड है, तो हर उस बच्चे के लिए जो सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वो एक बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है, एक बहुत प्रेशर पीरियड होता है। मैं जब 11th और 12th में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, तो मेरा दिल जानता है कि एक एक दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था। अगर मैंने कहीं 2 घंटे कुछ चिल मार लिया, हम आईआईटी कानपुर की भाषा में चिल मारना बोलते हैं, 2 घंटे अगर मैंने चिल मार लिया, तो हो सकता है कि इट वुड हैव कॉस्ट मी सम अ फ्यू 100 रैंक्स हियर एंड देयर, राइट। तो जब आप उस सिचुएशन में डील कर रहे हैं, तो द लीस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, द लीस्ट, वैसे तो कायदे से अगर हम एक फिलोसफिकल लेवल पे डिबेट करने जाएं, तो मेरा भी ये मानना है कि इतना कंपटीशन, इतने प्रेशर की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। हमारे देश में इतने अच्छे कॉलेजेस क्यों नहीं है कि हर बच्चे को अच्छा स्कूल मिल सके, अच्छा कॉलेज मिल सके। तो वो एक बड़ी फिलोसफिकल डिबेट है। लेकिन करंट रिसोर्सेज में आप बेयर मिनिमम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस देश की सरकारी परीक्षाएं कम से कम ठीक से कराई जाए। जब मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रहा था, अगर मुझे पता पड़ता कि मेरा पेपर लीक हुआ है, आई वुड हैव बीन डिवास्टेटेड। जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर ख़त्म हुआ था, मुझे एकदम आज भी वो मोमेंट याद है जब वो पेपर ख़त्म हुआ था। तो मैंने पेपर ख़त्म होते ही पहला डिसीजन ये लिया था कि अब मैं वापस ये पढ़ाई नहीं करूँगा, चाहे मेरा हो चाहे ना हो, जो कॉलेज मिलेगा मैं उस कॉलेज में जाऊँ। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट इनटू आईआईटी। मेरा बहुत क्लियर था कि मैं रिपीट भी नहीं करूँगा। अगर मुझे उस समय बताया जाता कि बेटा तुम्हारा पेपर लीक हो गया है, बेटा अब 2 महीने बाद वापस एग्ज़ाम है, आई कांट इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं उन लाखों बच्चों के बारे में क्या सोचूं जो जिनके लिए आज की तारीख में वो फीस, जो कोचिंग में पढ़ाने के लिए उनकी फ़ीस लगती है, जो एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए जिनके लिए फ़ीस देना बड़ी बात है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मैं एक वीडियो देख रहा था खान सर का, जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक शहर से दूसरे शहर जाने तक के पैसे नहीं होते हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए। आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि आपने पेपर लीक होने दिया, पेपर लीक हो गया और जाएँ वापस दे दें।
उन वो पे क्या फॉर्म की भी बीतती होगी? कीमत 500 रुपए उनके लिए बड़ी फॉर्म मुश्किल हो की जाती है देने के लिए। हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन इस देश के बहुत लोगों के लिए 500 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कल मैंने पढ़ा कि 18 साल की आकांक्षा, शी वॉज अ नीट एस्पिरेंट, नीट की तैयारी कर रही थी, शी कुड नॉट टेक दिस टेस्ट। जाते जाते उस बच्ची ने लिखा कि मेरे को आप माफ़ करना मम्मी पापा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। उसके माँ बाप ने 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था। सब कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसके पेरेंट्स 3 लाख का लोन ले रहे हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, उन पे क्या बीती होगी। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, आगे बढ़ेगी, हमें इस केओस से निकालेगी, आगे बढ़ाएगी। उन पे क्या बीत रही होगी। 6 बच्चों ने कर ली नीट का पेपर लीक होने के बाद, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कितने सैकड़ों बच्चे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है उतने बच्चों का, जितने एग्ज़ाम लीक इस देश में हुए हैं, उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी। इतने मतलब सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, भैया ऐसे लग रहा है हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, भैया व्हाट आर दे इवन डीलिंग विद। और ये तो वो बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम तक जो पहुंच सकते हैं, जो हम तक पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों का क्या हो रहा होगा। ये आपने आईआईटी किस ईयर में क्रैक किया था? 2013 में। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, पेपर लीक्स देखने को मिल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा सड़न आई है। आप इसके पीछे एक वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, इस पे हम लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने और मेरी टीम ने इस पे काफ़ी रिसर्च भी की थी। देयर आर आर्टिकल्स आउट देयर विच पीपल शुड रिव्यू। 2005 से लेकर 2026 तक हमने जितने डॉक्यूमेंट किए हैं, लगभग 220 एग्ज़ाम फ्रॉड के केसेस हैं, जिसमें आपकी पेपर लीक्स हैं, जिसमें आपके मास चीटिंग के केसेस हैं, डमी कैंडिडेट्स बिठाने के केसेस हैं, फर्जी OMR यूज़ करने के केसेस हैं। ऐसे 220 एग्ज़ाम फ्रॉड के केसेस। हमारा एस्टिमेट है कि लगभग 10 से 12 करोड़ बच्चे इम्पैक्ट हुए। इसमें इंटरेस्टिंग या मैं कहूँ बहुत ही दुखद बात यह है कि 2015 के बाद, इन 220 में से 2015 के बाद 148 एग्ज़ाम फ्रॉड के केसेस। 2005 से 2015 के बीच में 72 और 2015 से 2026 के बीच में 148 एग्जाम फ्रॉड के केसेस। बिल्कुल दोगुना हो गए। बिल्कुल दोगुना हो गए। और उसमें से 70% केसेस हैं पेपर लीक के। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जिस तरह से इस देश की व्यवस्था ऑपरेट करती है, इस तरह के फ्रॉड बिना पॉलिटिकल या हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हाईएस्ट लेवल के आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर ही रुकता है या उससे हायर अप जाता है? वो तो शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन से क्या यह मसला सुलझ पाएगा? शिक्षा मंत्री इस देश के फाइनली अकाउंटेबल है। The buck has to stop with him. Not with the Prime Minister. He is responsible for what has happened, right? Prime Minister is also answerable. Every minister in this government, in this country, is answerable to the people of this country. Dharmendra Pradhan, in his capacity as the education minister, has completely failed. As you rightly said, हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक होता है। आज पता पड़ रहा है कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ था और 2026 में भी पेपर लीक हो रहा है। सेम पेपर 3 साल लगातार लीक हो रहा है। कितने लोगों को सज़ा मिली? आपने क्या सिस्टम में चेंजेस किए? क्या आपने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करने की कोशिश की? क्या आपने एंड टू एंड मार्किंग करने की कोशिश की कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे लीकेजेस हो रहा है? हाउ कैन यू बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन? और ये आप इस लेवल पे इनकॉम्पिटेंट है कि 17-17 साल के बच्चे उठकर आपके पोर्टल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस लेवल पे आप इनकॉम्पिटेंट हैं। दिस इज द सेम कंट्री जिसके बच्चे बाहर निकलकर माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने हैं, गूगल के CEO बने हैं, ट्विटर के CEO थे, IBM के CEO हैं, ये सन माइक्रो के CEO हैं, परप्लेक्सिटी के CEO हैं। उसी देश के बच्चे इतने झंडे गाड़ रहे हैं, उसी देश के बच्चे 17-17 साल के बच्चे इनके पोर्टल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इन लोगों से एक पोर्टल नहीं चल रहा है, इन लोगों से एक एग्जाम पेपर नहीं संभाला जा रहा है। रीवैल्यूएशन में इतना घपला हुआ। अभी आप सब लोगों ने देखा OSM में कितना घोटाला हुआ है। उस कंपनी के बारे में आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, उसने क्या क्या कांड किए। कितने बच्चों ने, जब वो ग्लोबरेला के नाम से एग्जिस्ट करती थी, कितने बच्चों ने तेलंगाना में, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? आपने फिर से उस कंपनी को टेंडर दिया जिसने पूरा का पूरा इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। आपका पोर्टल इस लेवल पे था कि 20-20 लाख बच्चों की आंसर शीट्स पब्लिक डोमेन में जा रही हैं।
अभी कल आ रहा है कि आईआईटी रुड़की का जेईई एडवांस का सारा पर्सनल डेटा लीक हो गया है। बच्चों के फोन नंबर्स, बच्चों की फोटोज जिसमें कितनी सारी छोटी बच्चियां शामिल हैं, उनके डेटा लीक हो रहे हैं। तो आप क्या सिस्टम चला रहे हैं? कोई कंपैरेटिव एग्जाम है इस देश में जो आपको लगता है फुल प्रूफ हो रहा है? मुझे नहीं लगता। मेरे को तो एक लास्ट पता था कि आईआईटी का सिस्टम है जो शायद थोड़े लेवल पे क्लियर है, बट वो भी कल प्रूव हो गया कि इवन दैट इज नॉट सिक्योर। एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज एट दिस पॉइंट एंड दैट इज व्हाई एजुकेशन मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। आप लास्ट 1 महीने के इंसिडेंट्स उठा के देखिए, सिर्फ लास्ट 1 महीने के। जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तब से अभी गिनने लग जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, आप बस लास्ट 1 महीने के इंसिडेंट्स उठा के देखिए। नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के पोर्टल में जो जो हुआ सबने देखा। सीयूईटी का पेपर 2022 से सीयूईटी शुरू हुआ है, हर साल या तो एग्जाम डिले हुआ है या उसका रिजल्ट डिले हुआ है। आप क्या सिस्टम चला रहे हैं? एसएससी का पूरा बेड़ा कर दिया। यूपीएससी में कितना केओस मचा, एवरीवन नोस। आपको एक बात, 2 बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं। एक पहला जो स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से, आप अगर नेताओं को पूछो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जो उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे जो कंपेरेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, एसएससी में बैठते हैं, ये सारे एग्जाम्स में, वो कहेंगे यार ये आलसी बच्चे हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं। भारत में प्राइवेट जॉब्स नौकरी करने के लिए आप चाहते हैं कि सरकारी जॉब की आपकी एश्योरेंस मिले। ये सरकारी जॉब्स के लिए एक तो आपको क्यों लगता है कि देश में बच्चे इतनी भारी तादाद में आज भी इतनी पुरजोर मेहनत करते हैं और पूरी कोशिशें लगा देते हैं? ऑप्शन क्या है और? क्या ऑप्शन है और इस देश में? कहाँ से आएंगी नौकरियां? प्राइवेट जॉब नहीं, कौन ला रहे हैं नौकरियां? क्या स्किल सिखा रहे हो आप बच्चों को? हमारे आप स्कूल्स की हालत देखिए। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस है, मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स जाके देखें। मैंने जयपुर के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स कवर किए हैं, वहां पे आप जाके उनकी हालत देखिए। आप उनके कमरों की हालत देख के आप ये बोलेंगे कि हमारे घर के टॉयलेट्स इनसे बेटर। 70% इस देश की जनता उन गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रही है मजबूरी में। जिनके पास थोड़ा भी पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं? प्ले ग्रुप की क्लास के लिए 10-10 हज़ार रुपए की स्टेशनरी के चार्जेस कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये इसमें से कितने स्कूल्स कितने बच्चों को एक्चुअल स्किल सिखा रहे हैं? जिस देश में एआई की बात होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर्स की बात होनी चाहिए, क्वांटम की बात होनी चाहिए, आज के 20 साल बाद हम कहाँ पहुंचेंगे वहां बात होनी चाहिए। वहां हम ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका कोई सरोकार नहीं। ये बातें होती तो हैं जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, बड़े समिट करते हैं, तभी होती है। स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद क्या आता है? कॉलेज आता है। कुछ चंद कॉलेजेस को आप छोड़ दीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी का, अगेन इस पे हमने बहुत काम किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी आप डेटा देखिए। वहाँ पे टीचर्स नहीं है, जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ पे क्लासेस की आप हालत देखिए, छतें गिर रही हैं। अभी 10 दिन पहले वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिर गई। वहाँ की आप टॉयलेट्स की हालत देखिए, ऐसे लग रहा है कि साल भर तक किसी ने इनको साफ नहीं किया है। सरकार से बात करें तो सिर्फ पॉलिटिक्स। वहाँ पे शस्त्र पूजन करा रही है आरएसएस। आपने ये बताइए ना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी रिसर्च हुई, क्या कितने बच्चों को नौकरी मिली? बीजेपी की सरकार में ही हुई है? ये आपको लग रहा है सरकार दर सरकार जो भी पार्टी आई है ये सड़न होता रहा है? ये एक सिस्टमिक इश्यू है, ये सालों से चला आ रहा है, ये दशकों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत साफ है, देयर इज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट ये और पीछे गया है, ये सिस्टम और पीछे गया है। जैसे ये डेटा बता रहा है कि 2015 के बाद इस देश में एग्जाम फ्रॉड के केसेस डबल हुए हैं। ये नरेटिव नहीं है, ये डेटा है। आप बताइए, आप काउंटर कर सकते हैं? 148 में से 148 एग्जाम फ्रॉड के डॉक्यूमेंटेड है। कितने केसेस में आज तक सजा हुई? एक। वन सिंगल डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ कन्विक्शन। एक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम था 2017-2018 का, जिसमें लोअर कोर्ट ने सजा दी है। और किसकी सजा हुई थी? 147 केसेस में आज तक कोई सजा नहीं हुई है। जो सजा भी हुई थी वो क्या किसी स्मॉल फ्राई की हुई थी? ऑब्वियसली। नीट 2024 का सबने देखा, क्या हुआ था नीट 2024 के पेपर में? सीबीआई स्वंग इनटू एक्शन, इसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। फाइनली क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट ने जो एलिजिड मास्टरमाइंड था उसको ये कहते हुए बेल दी कि द सीबीआई फेल्ड टू प्रोड्यूस द चार्जशीट इन रिक्वायर्ड 90 डेज। जैसे ही मास्टरमाइंड को बेल मिली, इट सेट अ प्रेसिडेंट, एवरीवन एल्स वाज आउट। तो सीबीएसई के तो जो ऑफिशियल्स हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी आज की तारीख में सस्पेंड भी नहीं किया जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में कि चलो यहाँ अगर गड़बड़ी की है दूसरी जगह और करो।
तो आप लोग को ऐसे में कैसे उम्मीद हो रही है कि आपके प्रेशर तले धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन हो जाएगा या उनको सैक किया जाएगा? इट्स जिस तरह की खाना पूर्ति हो रही है, आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग. इट्स नॉट इवन एम्बैरेसिंग, इट इज़ डिस्गस्टिंग. 1 करोड़ बच्चे पिछले 1 महीने में इम्पैक्ट हुए हैं, जितने भी ये केओस इन्होंने मचाया. उनमें से कितने बच्चे अभी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी हो रही है. उनकी बस इतनी वैल्यू है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने खेत जता दिया, 2 ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र हो गया, बस उतनी वैल्यू है. 6 परिवार जो उजड़ गए, जिनके बच्चों ने उनकी जान की बस इतनी कीमत है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने खेद प्रकट कर लिया. इज दैट द वैल्यू दैट वी आर गिविंग टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री? इज दिस व्हाट ही वांट्स टू से कि मैंने खेद प्रकट कर लिया है, बहुत है, मैंने 2 अफसरों को एक मिनिस्ट्री से उठा के दूसरे मिनिस्ट्री भेज दिया है, मैंने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है. इज दिस द वैल्यू ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री? फॉर हिम इट माइट बी द वैल्यू, शायद उनके लिए इतनी ही वैल्यू है, हमारे लिए उससे ज़्यादा है. हमने इस सिस्टम को बहुत पास से देखा है, हमें पता है व्हाट इट टेक्स, हमें पता है कि अगर वो सिस्टम कोलैप्स होता है तो व्हाट डज इट मीन. और इसीलिए एक ही एजेंडा है हमारा इस पॉइंट पे कि धर्मेंद्र प्रधान नीड्स टू रिजाइन. ही हैज़ टू बी ईदर सैक्ड और ही हैज़ टू रिजाइन इमीडिएटली. नथिंग लेस विल डू, नथिंग लेस विल डू. आशुतोष, आपने जैसे कहा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, मेहनत की आपने, और फिर एक ग्लोबल प्रेस्टिजियस फर्म मैकिन्जी के साथ आप जुड़े रहे, काम किया. कॉर्पोरेट करियर क्यों छोड़ा आपने? 2024 में 2022 से 2024 तक मैं मैकिन्जी लंदन में काम कर रहा था. मास्टर्स के बाद मैं लंदन जॉब कर रहा था, लेकिन हमेशा से क्लियर था कि वापस आना ही है, क्योंकि एज एन IITian जिस पे टैक्स पेयर्स का इतना पैसा खर्च हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग बिना राशन के सरकार पे निर्भर हैं, वहाँ पे अगर तुम्हें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो तुम अपनी तरफ से कुछ वापस कंट्रीब्यूट कर सको. तो इस इंटेंशन के साथ वापस आए थे 2024 में. और एकदम स्वदेश के शाहरुख खान वाली फीलिंग. वो जो कॉल वैसे ये हमारे नेतागण तो देते रहते हैं, हालांकि उनके अपने बच्चे लौटते नहीं है विदेश से, दूसरों को कहते रहते हैं कि बच्चे बाहर न जाओ. कई बच्चों के तो, कई नेताओं के बच्चे तो अमेरिकन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं और हमें बोल रहे हैं कि हम एंटी नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं. जो हम 2024 में सब छोड़ छाड़ के वापस आए कि कुछ करेंगे, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे. हमें तुम पाकिस्तानी बुलाते हो, एंटी नेशनल बुलाते हो. तुम्हारे खुद के बच्चे तो पहला मौका मिलते इस देश से भागते हैं. तुम्हारे खुद के बच्चे तो अमेरिकन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, पर एंटी नेशनल हम हैं, पाकिस्तानी हम हैं. क्यों हैं हम? क्योंकि हम इनसे सवाल कर रहे हैं. सवाल हम इनसे क्या कर रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम ने आपने इतना भट्टा कैसे बिठा दिया, आप अकाउंटेबल हो या नहीं हो. हमने ये सवाल कर दिया तो बस हम एंटी नेशनल हो गए. हम जो सब छोड़ छाड़ के आए, हमने जो मेहनत से ऊपर पहुँचे हैं, हमारी तो कोई पृष्ठभूमि है नहीं. चेक कर लीजिए आप, मेरे फादर क्या करते थे, मेरी मदर किस बैकग्राउंड से आती है. मेरे तो पीछे कोई बैकग्राउंड था नहीं. मैंने तो जो किया अपनी मेहनत से ही अचीव किया है. हमारे तो आपके जैसे बड़े बड़े बंगले हैं नहीं, आपकी जैसी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, 100 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, स्विस बैंक में अकाउंट्स नहीं है. हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप हमारे एफर्ट्स को डिमीन कर सकते हैं. आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है. ये भी ध्यान रखिएगा कि जितनी ताकत, जितना दिमाग आप इन सब चीज़ों में लगाते हैं, उसका 10% भी अगर आप एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आप पे जब ये लेबल्स लगते हैं, मैं तो थिक स्किन्ड हो गई हूँ ये सवाल पूछ के, क्रिटिकल सवाल पूछ के, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, अफसोस होता है? मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि इतना कुछ छोड़ के आए, इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़ फैमिली पे. कई बार लास्ट 1-2 दिन से काफ़ी लोगों ने फैमिली पे चीज़ें बोली हैं, गालियाँ लिख रहे हैं. मेरे धर्म पे कई लोगों ने कमेंट किया है, तो बुरा लगता है. बट मुझे ये भी पता है कि इससे कई गुना तादाद में लोग हैं जो हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद हम इस सिस्टम में बदलाव लाएंगे. वो फिर हिम्मत दे देता है कि चलो लड़ते रहना है. पर एंजाइटी है, क्योंकि मेंटली तो प्रिपेयर्ड रहना है. कल आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कल इस वक्त तक शायद आप डिटेन्ड हो गए हों, आपको जेल भेज दिया गया हो. अभिजीत दिपके निकल पाएंगे एयरपोर्ट से अगर वो लैंड करते भी हैं तो? देखिए, ये सवाल तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती है. मैं तो यही दुआ करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले इस्तीफ़ा दे चुके होंगे
मुझे ये भी उम्मीद है कि चाहे हम अरेस्ट हो जाएं, देखिए हम तो सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक बहुत बड़े मूवमेंट के, एक पूरी जनरेशन के जिसका इस देश के सिस्टम से, इस देश की सरकार से भरोसा उठ चुका है। वो उम्मीद खोते जा रहे हैं, हम उनकी शायद एक आखिरी उम्मीद है। हम जेल चले जाए, हम तो शायद मान के भी बैठे हैं कहीं ना कहीं, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं कि हमें जेल भेजा जाएगा, हम पे 10 तरह के टैग्स लगाए जाएंगे, हमारे खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाएगा, बट शायद रासुका लगाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कुछ लगाया भी जाए। हो सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा समझदार है, वो अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, उसको पता है ये मूवमेंट किस चीज़ के लिए है, और चाहे हम रहें ना रहें, जेल में हों या कहीं भी और हों, ये मूवमेंट नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जारी रहेगी, हम नहीं उठेंगे जब तक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफ़ा नहीं देते। सोशल मीडिया पर तो जुड़ना, कैंपेन करना फिर भी आसान होता है, लोग जुड़ जाते हैं, एआई होते हैं, कुछ बॉट्स होते हैं। इनमें से कितने लोग आपको लगता है सही मायनों में मोबिलाइज हो पाएंगे ग्राउंड पर? एयरपोर्ट पर क्या अगर वो पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको आने देंगे? वो सेंसिटिव एरिया है। आप लोग कैसे नियंत्रण रखेंगे कि सब शांतिपूर्ण रहे? क्योंकि हमारे यहाँ हिंसा बहुत आसानी से भड़कती है, किसी छोटी छोटी बातों पर यहाँ कट्टा निकल जाता है, यहाँ डंडे निकल जाते हैं, लोग गाड़ियों को जला देते हैं। कैसे आप अश्योर करेंगे वो? नहीं, देखिए ये देश गांधी का देश है। आप अपने इकोसिस्टम से गांधी को कितना भी डिमीन करवा लीजिए, इस देश के कण कण में गांधी बसे देश बदल गया है आशुतोष। देश नहीं बदला, ये हम कहते हैं, देश नहीं लेकिन बदला है, यकीन करने में मुश्किल होता है। देश को चलाने वाले लोग एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। इस देश का जेन ज़ी बहुत समझदार है, दे कैन सी थ्रू एवरीथिंग, दे नो व्हाट इज राइट, दे नो व्हाट इज रॉन्ग, दे नो व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर, they know what we are standing against. They will be non-violent, they will be resilient, they'll stand tall, they'll fight this system while following the Gandhian principles, while following the constitution of this country, and they'll make sure that things change for better. मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखिए मैं विदेश नीति कवर करती हूँ, फॉरेन पॉलिसी एडिटर रही हूँ लंबे समय से, खास करके साउथ एशिया में जितने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए हैं पिछले 4 सालों में, और श्रीलंका में मुझे याद है जब आरगलाई मूवमेंट हो रहा था, यूथ मूवमेंट हो रहा था फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, जब मैं कोलंबो पहुंची थी तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी देखकर कि वहाँ अगर ऑटो की तेल भी अगर 10 दिन में एक बार भरवाने का मौका मिल रहा है, वो लाइन मजाल है कि वो टेढ़ी हो जाए, लाइन से कोई ऑटो निकल जाए, अनुशासित रूप से पेशेंटली सब वेट करते थे। फिर भी जब फाइनली मूवमेंट अपने अंतिम स्टेज तक पहुंचा तो वायलेंट हो ही गया, आगजनी हुई, सांसदों के घर जलाए गए। नेपाल में भी वही देखने को मिला, बांग्लादेश में भी वही देखने को मिला। अब किसने करवाया ये हमें नहीं पता, जेनजी गुस्से में उन्होंने किया या उपद्रवी कहीं से बाहर लाए गए रूलिंग पार्टी फोर्सेस की तरफ से। तो इसीलिए ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप कैसे इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि ये शांतिपूर्ण रहे कल। समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक द जेनजीज ऑफ दिस कंट्री आर बीइंग डिमीन्ड। आप इस देश के युवा को बेवकूफ मत समझिए, ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के युवा नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है आशुतोष। आई टेक ऑफेंस टू दैट बिकॉज़ आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये देश के युवा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के युवा नहीं है। इस देश ने आज़ादी के समय से बहुत आंदोलन देखे, उनमें से 99% आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चले और वही आंदोलन सक्सेसफुल भी हुए। हमें पूरा भरोसा है कि आज भी हमारे ज़मीर में, हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में गांधी जिंदा है। हम बहुत क्लियर हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट बहुत क्लियर है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम लाठियाँ खा लें, चाहे हम जेल चले जाएं, हम नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं चुनेंगे, नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे। हमें उम्मीद है, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे, बात प्रोटेस्ट तक पहुंचेगी भी नहीं। लेकिन गांधी के इसी ज़मीन पर सत्तारूढ़ पार्टी में गांधी को असैसिनेट करने वालों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो तो अब देखिए, ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल और एक फिलोसफिकल तो क्या, बट एक डिबेट ऐसी है जो शायद अभी हम लोग इस बारे में घुसने से ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे रखना चाहते हैं कि ये मूवमेंट का एक सिंगल एजेंडा है इस समय के लिए, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। नथिंग मोर, नथिंग लेस, राइट। चलिए, लास्ट क्वेश्चंस। आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल आपका क्या ताल्लुकात है?
कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी एसोसिएशन इस समय फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर्सनल, प्रोफेशनल कुछ भी ताल्लुकात नहीं कब है। खत्म हुआ आपका ताल्लुकात? देखिए, उसके साथ मैं में? आम आदमी पार्टी के साथ 2025 के जो दिल्ली इलेक्शंस थे उसमें एज स्पोक्स पर्सन इन्वॉल्व था। उसके बाद समय समय पे मैंने एक स्पोक्स पर्सन की कैपेसिटी में पार्टी के लिए आर्टिकल लिखे हैं। कुछ कुछ जगहों पे मैं राजस्थान में वॉलंटियर करता था, लेकिन पिछले कई महीनों से मैं पार्टी के उस इकोसिस्टम में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। सपोर्टिव मैं रहा था, बिल्कुल था, लेकिन पिछले एक महीने से जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है, शायद लगभग 15 या 20 दिन इस मूवमेंट को हुए हैं, उसके बाद से किसी भी प्रकार का आम आदमी पार्टी के साथ मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है। इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी है कि ये मूवमेंट जिस एजेंडा के साथ शुरू हुआ था, जिस इंटेंट के साथ शुरू हुआ था, उस इंटेंट को हम लोग पूरी तरह से अपने अंदर रखें, उस इंटेंट को हम लोगों के सामने लेकर जाएं। और इस समय जो हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, दैट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री रिजाइंस, ही हैज़ टू रिजाइन एंड दैट्स इट। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अभिजीत दीप के आप लोग अन्ना हजारे की तरह धोखा तो नहीं देंगे? देखिए, हमारे पास्ट एफिलिएशंस, हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे, हम इसकी बी विंग हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ बहुत नैरेटिव चलेंगे, बहुत नैरेटिव चलेंगे। मैंने जैसा कि आपको कहा, वी ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, वी ट्रस्ट, वी हैव नथिंग टू हाइड। हमारा पास्ट इज आउट देयर इन द पब्लिक, वी आर नॉट दोज हु विल डिलीट देयर पास्ट ट्वीट्स, right? We are not those people. Our tweets are out there in the public. My Instagram posts are out there in the public. My articles that I wrote for the said party are out there in the public. I am very open about it. And I am also very open about the fact that ever since I have associated myself with the Cockroach Janata Party, I am no longer in any capacity, let alone formal, even in informal or personal capacity, I am no longer associated with Aam Aadmi Party. This movement is bigger than any of us as individuals. It is an entire generation that has almost lost all hopes from this country. They have their eyes, their hopes from this movement, and we in our every possible capacity will do our very best to make sure that this movement achieves what it actually aims for. आम आदमी पार्टी ने जब शुरुआत की थी, अरविंद केजरीवाल ने भी मफलर मैन की जो उनकी छवि बनी, उन्होंने यही कहा कि हम सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, हम सोशल मूवमेंट है, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अभी आप लोग एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिक्स से दूर ही रहेंगे, पॉलिटिक्स से पर्सनली आपको परहेज है? See, again, at this point, we need to understand this is a 15-day-old movement. We need to understand that this movement started from a satire point of view. It started because the Chief Justice of this country called the youth of this country cockroaches. वहाँ से ही शुरू हुआ था। ये सब पब्लिक डोमेन में है। दीपके की ट्वीट अभी भी वो पब्लिक डोमेन पे है, जहाँ पे उन्होंने मजाक मजाक में बोला था चलो हम कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर देते हैं। उनका मैनिफेस्टो, वो वेबसाइट जो उन्होंने एआई से बनाई है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जिस तरह का ट्रैक्शन उसके बाद मिला, उससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं यूथ इससे रेजोनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो बहुत तेज़ी से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने ये चीज़ बोली है, मैं लगातार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यार हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं। मैंने आपको बताया, मेरी आप अपब्रिंगिंग देखिए, मेरा कुछ दूर दूर तक पब्लिक लाइफ से कभी लेना देना नहीं रहा है। मैंने अपने जीवन में इतने मीडिया पर्सनल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है ना। तो मैं भी गलतियाँ करूँगा, दीपके भी गलतियाँ करेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में था, नौकरी ढूंढ रहा था, वहाँ पे उसका मास्टर्स खत्म हुआ था, अचानक से ये हुआ, एक उसने मजाक मजाक में ट्वीट डाली, इट एक्सप्लोडेड एंड नाउ ही फील्स रिस्पॉन्सिबल, नाउ वी फील रिस्पॉन्सिबल कि 22 मिलियन बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको उम्मीद है हमसे, उनको उम्मीद है हमसे, और हम जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, उतनी जितना सिंसियरली हम अपना एफर्ट मार सकते हैं, जो भी हमारी काबिलियत है। मुझे नहीं पता हमारी काबिलियत कितनी है, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा करेंगे। जितनी सिंसेरिटी हम दिखा सकते हैं उससे ज़्यादा सिंसेरिटी दिखाएंगे। उसके अलावा फाइनली इट्स अबाउट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आई होप दे स्टैंड टुगेदर। ये लड़ाई उनकी लड़ाई है, हम तो सिर्फ एक चेहरा है जो मीडिया के सामने आ रहे हैं। लड़ाई उन सब की लड़ाई उन लाखों करोड़ों बच्चों की है
जो इस देश के सिस्टम से जूझ रहे हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आकर खड़े हों। तो फाइनली बस लास्ट क्वेश्चन इसी में, आपको लग रहा है कि कल एयरपोर्ट पर सोनम वांगचुक भी होंगे, आम लोग भी होंगे, विमेन स्पोक्स पर्सन्स नहीं है लेकिन विमेन भी जुड़ी हैं आपके मूवमेंट में, वो भी होंगी इन गुड फोर्सेस? सब लोग होंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी संख्या में लोग होंगे। एंड एवरीवन while following all the security protocols, while aligning with the law and order at every point, will do a peaceful protest, will do a peaceful demonstration, will do anything which helps us get Dharmendra Pradhan's resignation. And I am very hopeful that we will succeed, because it is the youth, the voiceless who don't have any voices, the helpless the hopeless who don't have any hope, they will stand up, and that is why we are confident that we will succeed. चलिए, अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल हैं देखने के लिए, बिकॉज जो इंटरेस्ट है इनमें, आम लोगों की इंटरेस्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की इंटरेस्ट हो, इट्स इनॉर्मस। बहुत दिनों बाद इस तरह का एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ऑल द बेस्ट बोलूंगी मैं। लेट्स होप कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। लेकिन अभिजीत दिप्के निकलते हैं या नहीं एयरपोर्ट से, उस पर सस्पेंस बरकरार है। मेनी थैंक्स आशुतोष, शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आपकी कोई लीडरशिप की बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नेचुरल लीडर आप जरूर नजर आते हैं। बहरहाल, ये हमने आपको 3 कॉकरोचेस से जो है मिलवा दिया, और बाकी जो कॉकरोचेस हैं वो जंतर मंतर पर एयरपोर्ट पर आते हैं कि नहीं, वो पल पल की अपडेट्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब स्टेशन पर। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।